एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसिपल यागा वे खाली रूम्स थे ना। गोजो हंसते हुए जवाब देते हैं, देखो जब लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। वैसे भी तुम दोनों को आगे हर मिशन साथ ही करना है, इसलिए पास पास रहना ही बेहतर है। मेगुमी सिर्फ इतना कहता है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यूजी बिल्कुल बेफिक्र होता है। वो सीधा मेगुमी के रूम में घुस जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, वाह तुम्हारा रूम तो कितना साफ और जबरदस्त है। मेगुमी बिना कुछ बोले उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है और फिर कहता है, मैंने कहा ना मैं इसे और नहीं सह सकता। गोजो दोनों को देखकर तरफ यूजी और मेगुमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आइसक्रीम खाते खाते यूजी पूछता है, हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही क्यों हैं? मेगुमी जवाब देता है, क्या तुम कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो शराब देख सकता हो? यूजी कहता है, नहीं। मेगुमी समझाता है, इसीलिए जुजुत्सु सरसर्स बहुत कम होते हैं। यूजी फिर पूछता है, लेकिन मैं तो बाद में आया था, फिर तीसरा स्टूडेंट कैसे हुआ? मेगुमी कहता है, क्योंकि नोबारा का सिलेक्शन तुमसे पहले हो चुका था। हमारे स्कूल में हर स्टूडेंट किसी न किसी अनोखी सिचुएशन की वजह से आता है। इसी दौरान गोजो उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। यूनिफॉर्म मिल गई? यूजी अपनी नई यूनिफॉर्म दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल फिट है, लेकिन इसमें हुडी क्यों लगी हुई है? गोजो मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर कोई चाहे तो यूनिफॉर्म में स्पेशल चेंजेस करवा सकता है। यूजी हैरान होकर कहता है, लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। गोजो हंसते हुए जवाब देते हैं, तुम्हारी तरफ से मैंने कर दी थी। यूजी हंस पड़ता है, जबकि मेगुमी धीरे से कहता है, गोजो सर की इन हरकतों की आदत डाल लो। फिर मेगुमी पूछता है, वैसे हम हराजुकु क्यों आए हैं? गोजो जवाब देते हैं, क्योंकि उसी ने हमें यही बुलाया है। यूजी की नजर अचानक पॉपकॉर्न पर पड़ती है और वो बच्चों की तरह खुश होकर कहता है, अरे वाह मुझे ये पॉपकॉर्न खाने हैं। इसी वक्त एक मॉडल स्काउट एक लड़की को रोक कर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियां ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा कार्ड है, क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगी? लड़की मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक नोबारा उस आदमी के सामने आ जाती है और जोर से कहती है, अरे सुनो, मुझे ऑडिशन देना है, मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ, बताओ मुझे कहाँ आना होगा? नोबारा इतनी डरावनी शक्ल बनाकर उसके बिल्कुल करीब आ जाती है कि बेचारा घबरा कर कहता है, सॉरी मैं बहुत जल्दी में हूँ। लेकिन नोबारा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पहले ये बताओ मैं मॉडल बनूंगी या नहीं? ये देखकर यूजी फौरन बोल पड़ता है, अरे छोड़ो उसे, हम सब ये खाधा तुमसे मिलने ही आए हैं। मेगुमी उन दोनों को देखकर ठंडी सांस लेता है और कहता है, ये लड़की बहुत अजीब हरकतें कर रही है। मेगुमी मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमसे तो कम ही। इसी बीच गोजो दूर से आवाज लगाते हैं, अरे हम यहाँ हैं। नोबारा फौरन उनके पास आती है और कहती है, अरे सर आप यहाँ थे, मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। गोजो मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो सबसे पहले एक दूसरे से प्रॉपरली मिल लो। नोबारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी और तुम्हारे ग्रुप की इकलौती लड़की, इसलिए खुश हो जाओ बॉयज। फिर वह यूजी और मेगुमी को घूर कर देखने लगती है। यूजी मुस्कुराकर कहता है, मैं हूँ यूजी इटोडोरी। मेगुमी हमेशा की तरह सीधा सा जवाब देता है, मैं फुशिगुरो मेगुमी हूँ। नोबारा दिल ही दिल में दोनों को जज करना शुरू कर देती है। वो यूजी को देखकर सोचती है, ये तो बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा है, पक्का बचपन में पैंट में पॉटी करने वालों में से होगा। फिर मेगुमी की तरफ देखकर सोचती है, और ये इसने सिर्फ अपना नाम बताया, कितना घमंडी लग रहा है, पक्का किसी अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का होगा। पता नहीं मुझे हमेशा ऐसे ही बेवकूफ लोगों के साथ क्यों रहना पड़ता है। दूसरी तरफ यूजी धीरे से मेगुमी से कहता है, ये हमें देखकर इतना सदा हुआ मुंह क्यों बना रही है? मेगुमी बात बदलते हुए गोजो से पूछता है, हम सबको साथ में कहीं जाना था ना? गोजो मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल, अब जब तुम तीनों इकट्ठा हो ही गए हो और तुम में से 2 लोग गांव से आए हो तो चलो तुम्हें टोक्यो घुमाया जाए। इतना सुनते ही यूजी और नोबारा बच्चों की तरह खुशी से उछलने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, टोक्यो टोक्यो टोक्यो। दोनों एक्साइटमेंट में गोजो को गले लगा लेते हैं और अलग अलग जगहों का नाम लेने लगते हैं। यूजी कहता है, सर चलिए टोक्यो डिज्नीलैंड चलते हैं। गोजो फौरन हंसकर कहते हैं, बेवकूफ, टोक्यो डिज्नीलैंड असल में चीबा में है। नोबारा फौरन बोल पड़ती है, तो फिर चाइना टाउन चलते हैं। यूजी तुरंत जवाब देता है, अरे चाइना टाउन तो योकोहामा में है, टोक्यो का हिस्सा ही नहीं है, थोड़ा मैप भी देख लिया करो। तीनों की बचकानी बहस देखकर गोजो हंसने लगते हैं। फिर वो ड्रामा करते हुए कहते हैं, ठीक है अब मैं बताता हूँ कि हम असल में कहाँ जा रहे हैं। अगले ही पल सीन एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट हो जाता है। मेगुमी बिल्डिंग की तरफ देखकर संजीदगी से कहता है, यहाँ एक कर्स मौजूद है। यूजी और नोबारा हैरानी से कहते हैं,
क्या तुम शहर वालों का मजाक उड़ा रहे हो? गोजो उन्हें समझाते हुए कहते हैं, इस जगह के एक तरफ बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ ये खाली बिल्डिंग। लोगों का डर और नेगेटिव इमोशंस मिलकर यहाँ एक कर्ज पैदा कर चुके हैं। यूजी हैरान होकर पूछता है, मतलब कब्रिस्तान के आसपास ही ज्यादा कर्सेस होते हैं? मेगुमी फौरन उसकी गलत फहमी दूर करता है और कहता है, नहीं, मसला कब्रिस्तान नहीं होता, असल वजह लोगों का डर होता है। जहाँ नेगेटिव एनर्जी जमा होती है वहीं कर्सेस पैदा होते हैं। यूजी को बात समझ आ जाती है और वो कहता है, ओह, बिल्कुल स्कूल्स की तरह जहाँ स्टूडेंट्स का स्ट्रेस और नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। नोबारा हैरानी से यूजी की तरफ देखकर कहती है, एक मिनट, इसे अब तक ये बेसिक बात भी नहीं पता थी? मेगुमी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सच कहूँ तो। नोबारा फौरन बात काट कर कहती है, ये वही लड़का है जिसने स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट की उंगली खा ली थी। छी, यकीन नहीं होता कितना गंदा है। अरे बाबा, मुझसे थोड़ा कर्स्ड एनर्जी मौजूद है, सुकुमन की उन श्रापित उंगलियों की वजह से जो तुम खा चुके हो। हाँ, उस एनर्जी को कंट्रोल करना अभी तुम नहीं जानते और वो एक दिन में सीखना भी मुमकिन नहीं। इतना कहकर गोजो अपनी जेब से एक खास तलवार निकालते हैं और यूजी के हाथ में देते हुए कहते हैं, फिलहाल इसे इस्तेमाल करो। ये एक कर्स्ड टूल है जिसमें पहले से कर्स्ड एनर्जी भरी हुई है। इस तलवार की मदद से तुम कर्स को आसानी से खत्म कर सकते हो। ये देखकर नोबारा यूजी की तरफ मुस्कुराती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, बुद्धू कहीं का। गोजो यूजी को एक और जरूरी हिदायत देते हैं। वो कहते हैं, और हाँ, किसी भी सूरत सुकुना को बाहर मत आने देना। हाँ, उसकी ताकत से तुम एक कोप में सारे श्रापों को खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर सब कुछ उसके कंट्रोल में चला जाएगा। यूजी फौरन वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुकुना को कभी बाहर नहीं आने देगा। इतने में नोबारा गुस्से में यूजी को जल्दी चलने के लिए कहती है और दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाहर खड़ा मेगुमी गोजो से पूछता है कि उसे उनके साथ क्यों नहीं भेजा गया। गोजो आराम से जवाब देते हैं कि तुम अभी तरह रिकवर नहीं हुए। मेगुमी फिर कहता है कि किसी यूजी पर नजर रखनी चाहिए थी। गोजो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यूजी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज का असल मकसद नोबारा का इम्तिहान लेना है। वो देखना चाहते हैं कि उसमें एक असली जुजुत्सु सॉर्सरर बनने की कितनी काबिलियत और हिम्मत है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही नोबारा शिकायत करती है कि टोक्यो आते ही पहला काम श्रापों से लड़ना मिल गया। फिर वो फौरन प्लान बनाती है कि दोनों अलग अलग फ्लोर्स चेक करेंगे। वो ऊपर की तरफ निकल जाती है और यूजी को नीचे का हिस्सा दे देती है ताकि मिशन जल्दी खत्म हो और बाद में दोनों सुशी खाने जा सकें। यूजी उसे समझाता है कि हमें इस मिशन को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि श्राप बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन नोबारा उसकी बात सुनने के बजाय सीधा उससे एक जोर की लात मार देती है और कहती है कि मुझे मत सिखाओ, कुछ देर पहले तक तुम्हें खुद जुजुत्सु के बारे में कुछ नहीं पता था। यूजी भी मजाक में जवाब देता है और कहता है कि हर बात पर लात चलाने की क्या जरूरत है। नोबारा फौरन उसका मजाक उड़ाकर कहती है, इसीलिए लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती। यूजी भी पीछे नहीं हटा और कहता है, पहले तुम खुद को आईने में देख लो। उनकी बातचीत अभी चल ही रही होती है कि अचानक एक डरावना श्राप अंधेरे से निकलकर यूजी पर झपटा मारता है। श्राप भूख से पागल होता है और सीधा यूजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी बहुत फुर्ती से उसके हमले से बाल्कन से बच जाता है। जैसे ही श्राप दोबारा उसकी तरफ लपकता है, यूजी फौरन गोजो की दी हुई श्रापित तलवार उसके पेट में पूरी ताकत से घुसा देता है। तलवार का वार इतना जबरदस्त होता है कि श्राप का जिस्म फट जाता है। इसके बाद यूजी एक और तेज वार करता है, उसके पैर काट देता है और आखिर में उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। श्राप फौरन राख की तरह बिखार जाता है और यूजी फख्र से कहता है, मेरा तो जवाब नहीं। ये सब देखकर गोजो मुस्कुराने लगते हैं और मेगुमी से कहते हैं कि यूजी थोड़ा दिमाग से हल्का जरूर लगता है, लेकिन जब बात श्रापों से लड़ने की हो तो उसके अंदर ना डर होता है और ना ही घिन। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं, फिर भी वो बिना हिचकिचाहट के इतने खतरनाक श्राप का सामना कर लेता है। गोजो बताते हैं कि बहुत से टैलेंटेड जुजुत्सु सॉर्सरर्स सिर्फ इसलिए ये रास्ता छोड़ देते हैं क्योंकि वो श्रापों की दहशत और उनकी घिनौनी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन यूजी के अंदर ये कामजोरी बिल्कुल भी नहीं है। गोजो मेगुमी को बताते हैं कि सबसे हैरानी की बात यह है कि यूजी के पास श्रापों से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। वो तो बस एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा था, फिर भी उसने पहले ही मिशन में इतनी हिम्मत दिखा दी। गोजो समझाते हैं कि बहुत से टैलेंटेड जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी कुछ अरसे बाद ये काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो श्रापों की डरावनी शक्ल और उनकी दहशत बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए आज वो सिर्फ यूजी नहीं बल्कि नोबारा का भी इम्तिहान लेना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर असल जुजुत्सु सॉर्सरर बनने का कितना हौसला और जुनून है।
दूसरी तरफ नोबारा बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचकर पुतलों के अंदर छुपे शरापों को ललकारती है। वो जोर से आवाज लगती है, ऐ शरापो, मुझे पता है तुम पुतलों के अंदर छुपे बैठे हो। अगर सामने नहीं आओगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो अपना हैमर और कीलें निकलती है और पूरी ताकत से पुतलों की तरफ हमला कर देती है। लेकिन उसका पहला वार बिल्कुल भी काम नहीं करता और शरापों को कोई नुकसान नहीं होता। ये देखकर मेगुमी हैरान हो जाता है और गोजो से पूछता है कि नोबारा के पास तो पहले से एक्सपीरियंस भी है, फिर उसका इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है। गोजो उसे समझाते हैं कि शराब इंसानों के डर और नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं। जहाँ आबादी ज्यादा होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी ज्यादा होती है और इसी वजह से वहाँ के शराब बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। फिर गोजो बताते हैं कि टोक्यो के शराब नोबारा के छोटे शहर के शराबों से बिल्कुल अलग है। अगर नोबारा ये फर्क समझ गई तो ही वो आगे चलकर एक बेहतरीन जुजुत्सु सॉर्सरर बन सकेगी। अंदर नोबारा फौरन अपनी गलती समझ जाती है। वो पुतलों को देखकर कहती है, पहले इन कीलों को बाहर निकाल लो, वरना मेरा अगला वार तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतना कहकर वो दोबारा अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती है और इस बार उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। कीलों के असर से पुतलों में छुपे सारे शराब एक ही पल में तबाह हो जाते हैं। नोबारा मुस्कुराती है और फक्र से कहती है, खेल खत्म। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो बिल्डिंग के एक कोने में दारा हुआ खड़ा होता है। नोबारा फौरन समझ जाती है कि ये बच्चा शायद खेलते खेलते यहाँ आ गया था और किंदे एक्सराप ने इसे कायद कर लिया। वो उसके पास जाकर प्यार से कहती है, खतरा टाल गया है, अब बाहर आ जाओ। फिर मजाक में कहती है, लगता है बच्चे क्लॉक्स खूबसूरत लड़कियों से थोड़ा डरते हैं, चलो अब यूज को भी बुला लेती हूँ। लेकिन जैसे ही बच्चा नोबारा की तरफ चलना शुरू करता है, अचानक एक बहुत चालाक और खतरनाक शराब पीछे से निकलकर उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेता है। बच्चा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये देखते ही नोबारा का चेहरा संजीदा हो जाता है और वो फौरन समझ जाती है कि असली दुश्मन अब उसके सामने आ चुका है। बाहर गोजो मेगुमी को समझाते हैं कि जुजुत्सु की दुनिया में किसी शराब का ग्रेड सिर्फ उसकी ताकत से तय नहीं होता। असल खतरा उन शराबों से होता है जो बहुत चालाक होते हैं और सॉर्सरर्स को ऐसे मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जहां एक तरफ किसी मासूम इंसान की जान बचानी होती है और दूसरी तरफ शराब को खत्म करना भी जरूरी होता है। ऐसे इम्तिहान ही फैसला करते हैं कि कोई जुजुत्सु सॉर्सरर वाकई कितना काबिल है। नोबारा उस शराब को देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये शराब इतना ताकतवर भी नहीं लगता, शायद ये चौथे या तीसरे दर्जे का शराब है, लेकिन इसे अच्छी तरह पता है कि अगर इसने बच्चे को अपनी ढाल बना लिया तो मैं इस पर खुलकर हमला नहीं कर पाऊंगी। एक पल के लिए नोबारा के दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि अगर बच्चा मर गया तो शायद वो खुद बच सकती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपनी इस सोच को झटक देती है क्योंकि एक जुजुत्सु सॉर्सरर का फर्ज लोगों की जान बचाना होता है। मजबूर होकर वो शराब से कहती है, ठीक है, मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो। लेकिन फौरन ही उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि शराब बच्चे को छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता। नोबारा मायूस होकर सोचती है, काश मारने से पहले एक बार अपनी दोस्त साओरी से मिल पाती। तभी अचानक दीवार के दूसरी तरफ से जोर का धमाका होता है और यूजी का हाथ दीवार को चीरते हुए अंदर आता है। अगले ही पल यूजी पूरी दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे यार, निशाना थोड़ा सा चूक गया। इसके बाद यूजी सीधा शराब की तरफ दौड़ता है और अपनी जबरदस्त ताकत से उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचता है और एक ही झटके में उसका हाथ काट देता है। शराब का हाथ जमीन पर गिरते ही बच्चा उसकी गिराव से आजाद हो जाता है और यूजी फौरन बच्चे को अपनी तरफ खींचकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? अपनी चाल नाकाम होती देखकर शराब फौरन भागने लगता है। नोबारा तुरंत उसका कटा हुआ हाथ उठा लेती है और कहती है, बस मुझे इसका हाथ दे दो, अब ये बचकर नहीं जा सकता। इतने में शराब बाहर निकलता है तो मेगुमी कहता है, इसे मैं देखता हूँ, लेकिन गोजो उसे रोक कर कहता है, रुको। यूजी बच्चे को संभालता है और बच्चा डरते हुए कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर नोबारा अपनी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक शुरू करती है। वो शराब के कटे हुए हाथ को अपनी घास की गुड़िया के साथ जोड़कर कहती है, एक हो जाओ। फिर वो अपनी कील जोर से गुड़िया में ठोकती है और उस टेक्निक का असर सीधा असली शराब पर होता है। शराब दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है और कुछ ही लम्हों में उसका पूरा जिस्म फट जाता है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सब देखकर गोजो मुस्कुरा कर कहता है, अब समझ आया? यूजी हैरानी से पूछता है, सिर्फ टोक्यो में रहने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी? नोबारा मुस्कुरा कर कहती है,
और नहीं तो क्या, कम से कम मैं अपने दिल की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। फिर वो दिल ही दिल में साओरी को याद करते हुए कहती है, साओरी देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी जरूर दिखाना जिसका तुम हमेशा जिक्र करती थी। इसके बाद नोबारा यूजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं मर जाती या इस बच्चे को नहीं बचा पाती, इसलिए थैंक यू। यूजी जवाब देता है, वैसे किसी इंसान की अहमियत उसके शहर या गांव से नहीं होती। नोबारा फौरन कहती है, ओए मैंने तुम्हें थैंक्स बोल दिया ना, अब हमारा हिसाब बराबर है। इतने में बच्चा उनके पास आकर कहता है, मैं यही रहता हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। नोबारा फिर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, जब मुझे भूख लगती है ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। यूजी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा मूड कब खराब नहीं होता। तब गोजो वहां आकर कहता है, अच्छा हुआ हमने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया, चलो अब सब मिलकर कुछ खाने चलते हैं। यूजी फौरन बोलता है, मैं मुर्गा खाऊंगा। नोबारा कहती है, और मैं सुशी खाऊंगी। गोजो मुस्कुरा कर कहता है, आज जो दिल करे वही खाना, सब मेरी तरफ से। फिर वो मेगुमी से पूछता है, तुम क्या खाओगे? लेकिन मेगुमी फोन में इतना बिजी होता है कि कोई जवाब ही नहीं देता। गोजो कहता है, छोड़ो इसे, चलते हैं। तभी नोबारा को अचानक कुछ याद आता है और वो यूजी से कहती है, सुनो पहले जाकर मेरा सामान ले आओ। यूजी फौरन मना कर देता है, मैं तुम्हारा सामान क्यों लूं? अभी तो तुमने कहा था हमारा हिसाब बराबर हो गया। नोबारा फख्र से कहती है, हम मेरी शरापित टेक्निक की वजह से जीते हैं, इसलिए एहसान मानो। यूजी भी मजाक में कहता है, और मेरी जबरदस्त ताकत का क्या? नोबारा हंसते हुए बोलती है, वो ताकत जो तुम्हें गंदगी साफ करने से मिली। यूजी जवाब देता है, मैं पहले से ही इतना ताकतवर था, है ना फुशिगुरो? लेकिन मेगुमी चुप रहता है। यूजी पूछता है, अरे फुशिगुरो तुम्हें क्या हुआ? तब गोजो हंसते हुए कहता है, ये इसलिए उदास है क्योंकि आज इसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। यूजी मजाक करते हुए कहता है, अरे बच्चे को बुरा लग गया। इसके बाद नरेटर बताता है कि जुलाई 2018 में वेस्ट टोक्यो सिटी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के ऊपर अचानक एक पहले दर्जे की बहुत खतरनाक शैतानी ताकत जाहिर हुई। हैरानी की बात ये थी कि इस बार उसका अजीब व अंधे जैसा रूप आम लोग भी देख पा रहे थे। सब लोग आसमान की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे और पूछ रहे थे, ये क्या है? सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि जुजुत्सु हाई ने फौरन अपने फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को मिशन पर भेज दिया। लेकिन ये मिशन इतना खतरनाक साबित हुआ कि उनमें से एक स्टूडेंट अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद सीन वापस गोजो और सबकी तरफ आता है। नोबारा और यूजी खाने को लेकर बात कर रहे होते हैं। गोजो कहता है, चलो गिज़ा चलते हैं। ये सुनते ही यूजी खुशी से बोलता है, मैं तो घूमती हुई सुशी खाऊंगा। नोबारा हैरान होकर यूजी की बातें सुनती रहती है। तब बेगुमी कहता है, अगर पार्टी गोजो सर दे रहे हैं तो मैं सबसे महंगी चीज खाऊंगा। यूजी फिर नोबारा को समझाता है, घूमती हुई सुशी का मजा ही अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थीम पार्क घूमने का मजा। गोजो भी कहता है, तुमने स्प्लेंडेड सुशी कभी नहीं खाई ना, आज वो भी ट्राई कर लेना। यूजी फौरन बोलता है, ये हुई ना बात सर। लेकिन नोबारा कहती है, मैंने अभी कहा नहीं कही। तब दी डिस्प्यूट्स कंडे कहता है, नोबारा तुम्हें पता है स्प्लेंडेड सुशी में सुशी बुलेट ट्रेन के जरिए सीधा तुम्हारे स्टॉप प्राइस आती है। ये सुनते ही नोबारा हैरान रह जाती है और यूजी ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर हमें से स्प्लेंडेड सुशी रेस्टोरेंट ले चलिए। इचिची यूजी, मेगुमी और नोबारा को मिशन की ब्रीफिंग देते हुए बताता है कि 3 घंटे पहले उनके विंडो ने इस डिटेंशन सेंटर के अंदर एक अजन्मा सांप को देखा था। इसके बाद सिर्फ 90% लोगों को ही बाहर निकाला जा सका और बाकी लोगों के अंदर फंसे होने की वजह से पूरे डिटेंशन सेंटर को सील कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 500 मीटर के पूरे इलाके को भी खाली करवा दिया गया ताकि कोई आम इंसान इस खतरे की लपेट में ना आए। ये सुनकर यूजी हैरान होकर पूछता है, इजिची सर एक बात बताइए, ये विंडो आखिर होता क्या है? इजिची समझाता है कि विंडो वो लोग होते हैं जो शापित शक्तियों को देख सकते हैं, लेकिन वो जुजुत्सु सरसर्स नहीं होते। उनका काम सिर्फ शापों को ढूंढना और उनकी इंफॉर्मेशन जुजुत्सु सोसाइटी तक पहुंचाना होता है। यूजी कहता है, अच्छा अब समझ आया। इसके बाद इजिची उन्हें बताता है कि डिटेंशन ब्लॉक नंबर 2 के अंदर इस वक्त 5 लोग उस अजन्मा शाप के साथ फंसे हुए हैं और अगर वो कर्स इसी तरह इवॉल्व करता रहा तो बहुत जल्द स्पेशल ग्रेड कर्स बन जाएगा। ये सुनते ही नोबारा हैरानी से पूछती है, स्पेशल ग्रेड? जबकि यूजी कहता है, मुझे अभी तक ग्रेड्स का मतलब ही नहीं पता।
तब इजीची उसे बहुत आसान तरीके से समझाता है। 4th ग्रेड कर्स को मोटा डंडा भी मार सकता है। 3rd ग्रेड को पिस्टल से खत्म किया जा सकता है। 2nd ग्रेड के लिए शॉटगन भी काफी नहीं होती। 1st ग्रेड को टैंक से भी हराना बहुत मुश्किल होता है। और अगर बात स्पेशल ग्रेड कर्स की हो तो उसके सामने बहुत सारे बॉम्ब्स भी शायद कुछ न कर पाएं। ये मिसाल सुनते ही यूजी कहता है, यानी ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मेगुमी बताता है कि हर मिशन पर उसी लेवल का जुजुत्सु सॉर्सर भेजा जाता है जो उस कर्स के बराबर ताकत रखता हो। इस हिसाब से इस मिशन पर तो गोजो सर को आना चाहिए था। यूजी फोरा पूछता है, तो गोजो सर कहाँ हैं? मेगुमी जवाब देता है कि वो किसी और जरूरी मिशन में मसरूफ हैं। इसी बात के साथ हमें गोजो का एक छोटा सा फनी सीन भी दिखाया जाता है जहां वो मजाक में कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने नहीं जा रहा। इसके बाद इजीची बहुत संजीदगी से उन तीनों को वार्निंग देता है कि जुजुत्सु सोसाइटी में सॉर्सरर्स की कमी की वजह से उन्हें अक्सर अपनी हैसियत से ज्यादा खतरनाक मिशंस मिलते हैं। लेकिन इस बार उनका असली मिशन कर्स से लड़ना नहीं है। अगर किसी भी वक्त उनका सामना स्पेशल ग्रेड कर्स से हो जाए तो फोरा वहां से भाग जाना, क्योंकि बेवजह हीरो बनने की कोशिश सिर्फ मौत का सबब बनेगी। उनका असल काम सिर्फ अंदर फंसे हुए लोगों को जिंदा बाहर निकालना और जितनी हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। इतने में एक परेशान माँ रोते हुए पुलिस के पास आती है और चिल्लाकर पूछती है, मेरा बेटा तादाशी कहाँ है? क्या वो ठीक है? पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है कि अंदर जाना बहुत खतरनाक है। फिलहाल सबको सिर्फ इतना बताया गया है कि शायद किसी क्रिमिनल ने डिटेंशन सेंटर के अंदर जहरीली गैस फैला दी है। ये सब सुनकर वो माँ टूट जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर यूजी का दिल पिघल जाता है और वो मेगुमी और नोबारा से कहता है, हमें उन सबको बचाना ही होगा। नोबारा भी फौरन हाँ कर देती है। मिशन शुरू करने से पहले इजीची एक बैरियर बनाता है और मंत्र पढ़ते ही पूरे इलाके पर एक जुजुत्सु कवच तैयार हो जाता है। अचानक आसमान अंधेरा हो जाता है तो यूजी हैरानी से पूछता है, अरे अचानक रात कैसे हो गई? मेगुमी समझाता है कि ये बैरियर है, जिसके बाद अंदर कोर्स बुझ भी होगा वो बाहर के आम लोग कभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद तीनों डिटेंशन सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं। यूजी हर चीज को देखकर हैरान होता रहता है। तब मेगुमी अपना डिवाइन डॉग समन करता है और बताता है कि अगर कोई शापित शक्ति आसपास होगी तो ये फोरा उसकी मौजूदगी का पता लगा लेगा। यूजी मुस्कुराते हुए डॉगी से कहता है, हे प्यारे डॉगी, अब तुम हमारी मदद करोगे ना? जैसे ही मेगुमी कहती है, चलो आगे चलते हैं, तीनों बोथो अंदर और गहराई की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक मेगुमी रुक जाता है। इतने में नोबारा हैरानी से पूछती है, ये क्या है? यूजी भी इधर उधर देखते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 2 ही फ्लोर्स थे ना? क्योंकि कुछ ही पल पहले जो डिटेंशन सेंटर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, अब वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। छोटी सी बिल्डिंग की जगह उनके सामने एक बहुत रफीना खत्म एनफोर्स वाई अधा मौजूद थी, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं आता कि ये वही बिल्डिंग है। नोबारा मजाक में कहती है, शांत हो जाओ, शायद ये डुप्लेक्स होगा। लेकिन मेगुमी फोरा समझ जाता है कि दी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि ये सब उस स्पेशल ग्रेड कर्स की शापित ताकत का असर है। उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी से पूरी जगह का स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। तिन्हा बड़ा और ताकतवर कर्स स्पेस मेगुमी ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी मेगुमी अचानक पीछे मुड़कर देखता है और हैरान होकर कहता है, दरवाजा कहाँ गया? यूजी भी फौरन पीछे देखता है और घबरा कर चिल्लाता है, अरे दरवाजा गायब कैसे हो गया? नोबारा भी शौक में आ जाती है और कहती है, लेकिन कैसे? हम तो अभी इसी दरवाजे से अंदर आए थे, अब तो हम पूरी तरह भाग गए, अब क्या करेंगे? हालात खराब होते देखकर भी मेगुमी अपना होश नहीं खोता। वो बिल्कुल सुकून से कहता है, घबराओ मत, मेरा डिवाइन डॉग उस दरवाजे की खुशबू सूंघकर उसका रास्ता ढूंढ लेगा। ये सुनते ही यूजी और नोबारा का ड्रामा शुरू हो जाता है। दोनों डॉगी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह डॉगी, अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता? फिर यूजी मजाक में मेगुमी को फुशिगुरो जीनियस कहकर उसकी भी तारीफ करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अंदर फंसे हुए लोगों की जान भी बचा पाएंगे। उन दोनों की बकबक सुनकर मेगुमी हल्का सा परेशान हो जाता है और कहता है, बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। इतना कहकर मेगुमी डिवाइन डॉग के साथ आगे बढ़ता है
और यूजी और नोबारा भी उसके पीछे उस खौफनाक और रहस्यमय बिल्डिंग के अंदर और गहराई की तरफ चल पड़ते हैं। तीनों धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर और गहराई की तरफ बढ़ते रहते हैं। आसपास का माहौल इतना खौफनाक होता है कि हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी कर्स्ड एनर्जी महसूस हो रही होती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने 3 लोग नजर आते हैं। नोबारा फौरन हैरानी से कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो 3 लोग हैं। तीनों उनके पास दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के की हालत देखकर सबका चेहरा उतर जाता है। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान होता है और चेहरा इतनी बुरी तरह जख्मी होता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। मेगुमी को फौरन उस माँ की बात याद आ जाती है जो बाहर रोते हुए बार बार कह रही थी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना, प्लीज मुझे बताइए। ये याद आते ही मेगुमी समझ जाता है कि ये लाश उसी तदाशी की है। यूजी उदास होकर कहता है, चलो इसकी लाश बाहर ले चलते हैं, ये उसी औरत का बेटा है। अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि वो मर गया है तो उसकी माँ यकीन नहीं करेगी। हमें उसकी लाश वापस ले जानी होगी। लेकिन मेगुमी तुरंत मना कर देता है और संजीदगी से कहता है, हमें अभी बाकी 2 लोगों को ढूंढ कर बचाना है, इस लाश को फिलहाल यहीं छोड़ दो। ये सुनते ही यूजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फौरन मेगुमी की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, बकवास मत करो, जब हम पीछे मुड़े थे तो दरवाजा ही गायब हो गया था। अगर अब इसे यहीं छोड़ दिया तो हम शायद कभी वापस ही ना आ सकें। लेकिन मेगुमी बिना दारे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैंने कब कहा कि मैं वापस आने वाला हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसे यहीं छोड़ दो। मैं एक लाश के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा, और वैसे भी इसे बचाकर लाने का मेरा कभी इरादा ही नहीं था। ये अल्फाज सुनते ही यूजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी कॉलर मजबूती से पकड़ कर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? बचाने का इरादा ही नहीं था। तब मेगुमी उसे सच बताता है। वो कहता है, ये कम उम्र के मुजरिमों की जेल है। मिशन पर आने से पहले हमें सबकी फाइल्स दिखाई गई थी। इस लड़के का नाम तदाशी ओकाजाकी है। इसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए एक मासूम लड़की को टक्कर मारी थी और ये दूसरी बार भी बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है तुम हर किसी को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि किसी की मौत इतनी दर्दनाक ना हो, लेकिन अगर आज तुम ऐसे इंसान को बचाते हो जो कल किसी और बेकसूर की जान ले ले, तो उस जिम्मेदारी का बोझ कौन उठाएगा? मेगुमी की बात सुनकर यूजी एक पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर उससे याद आता है कि मेगुमी ने पहले उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसलिए वो फौरन पूछता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश क्यों की थी? दोनों के बीच बहस और तेज होने लगती है, लेकिन तभी नोबारा बीच में आकर दोनों को रोक देती है और गुस्से से कहती है, बस भी करो, तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो। हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, पहले बाकी लोगों को बचाने पर ध्यान दो। जैसे ही यूजी और मेगुमी की बहस खत्म होती है, नोबारा दोनों को गुस्से से डांटते हुए कहती है, तुम दोनों बिल्कुल गधे हो, जरा इधर उधर भी देख लो कि हम किस जगह फंसे हुए हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो सीधा अंधेरे गड्ढे में गिर जाती है। मेगुमी फौरन घबरा कर चिल्लाता है, नोबारा। वो तुरंत अपने डिवाइन डॉग की तरफ देखता है और हैरानी से कहता है, ये क्या हुआ? डिवाइन डॉग ने हमें पहले खबरदार क्यों नहीं किया? लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है कि उनका सामना एक ऐसे कर्ज से है जो आम शापित शक्तियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो स्पेशल ग्रेड कर्ज इतनी तेज रफ्तार से हमला करता है कि एक ही बार में मेगुमी के डिवाइन डॉग को मिटा देता है। ये देखकर मेगुमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी वक्त वो यूजी से कहता है, यहाँ से निकालना होगा, हमें पहले नोबारा को ढूंढना है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वो खौफनाक स्पेशल ग्रेड कर्ज उनके सामने आ खड़ा होता है। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही इतनी डरावनी होती है कि यूजी और मेगुमी दोनों उसकी कर्ज एनर्जी के दबाव से हिल तक नहीं पाते। मेगुमी धीरे से कहता है, मुझे पूरा यकीन है ये स्पेशल ग्रेड कर्ज है। यूजी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसका जिस्म हिलता ही नहीं। वो खुद से कहता है, मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे? अगले ही लम्हे कर्ज बिजली की रफ्तार से यूजी पर झपटा है। यूजी उसका हमला रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन कर्ज अपने तेज पंजों से एक ही वार में उसका हाथ कंधे से अलग कर देता है। खून चारों तरफ बिखर जाता है और यूजी दर्द से जोर से चीख उठता है। मेगुमी हैरानी और गुस्से में कहता है, यूजी तुम्हारा हाथ। दूसरी तरफ नोबारा अंधेरे में गिरने के बाद अकेली रह जाता ही है। वो इधर उधर देखते हुए कहती है, यार मैं कहाँ आ गई? इतना अंधेरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा।
तब उसके आसपास अचानक कई शापित शक्तियां जमा होने लगती हैं। नोबारा उन्हें देखकर समझ जाती है कि वो बुरी तरह घिर चुकी है। इधर मेगुमी फौरन फैसला करता है और अपनी एक और शिकिगामी समन करते हुए कहता है, शांत रहो यूजी और नोबारा, मेरे पहुंचने तक जिंदा रहना। इस बीच यूजी को समझ आ जाता है कि वो अकेला इस कर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने अंदर मौजूद सुकुना से कहता है, सुनो सुकुना, अगर मैं मर गया तो तुम भी खत्म हो जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी मदद करो। लेकिन सुकुना हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम मर भी गए तो मेरे और भी 18 फिंगर्स दुनिया में मौजूद हैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को मार दूंगा। वो नोबारा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो लड़की बहुत जोशीली है, उसे मारने में मजा आएगा। ये सुनते ही यूजी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। सुकुना बस मुस्कुरा कर जवाब देता है, कोशिश करके देख लो। उसी वक्त स्पेशल ग्रेड कर्स अपने कर्स्ड एनर्जी जमा करता है और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट सीधा यूजी और मेगुमी की तरफ फेंकता है। जोरदार धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग हिल उठती है। मेगुजी फौरन समझ जाता है कि ये कोई आम जुजुत्सु टेक्निक नहीं बल्कि सीधा कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट था। यूजी दर्द से कराते हुए मेगुमी से कहता है, मेरी बात सुनो, नोबारी को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जब तक तुम दोनों बाहर नहीं पहुँच जाते मैं इसे रोके रखूंगा और जैसे ही तुम सेफ हो जाओ मुझे सिग्नल देना, उसके बाद मैं सुकुना को बाहर आने दूंगा। मेगुमी फौरन मना करता है और कहता है, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारा एक हाथ पहले ही कर चुका है। लेकिन यूजी कर्स की तरफ देखकर कहता है, इसकी शक्ल देखो, ये हम पर हंस रहा है, इसके लिए प्योर खिलौने हैं, कम से कम मैं इसे कुछ देर तक उलझा सकता हूँ। मेगुमी फिर भी मना करता है, लेकिन आखिर में नोबारा को बचाने के लिए अपनी शिकिगामी को हुक्म देता है, जाओ नोबारा को ढूंढो। दूसरी तरफ नोबारा अपनी आखिरी कील हाथ में पकड़कर कहती है, बस एक ही कील बची है, मुझे ज्यादा कीलें लेकर आनी चाहिए थी। उधर यूजी बिना किसी कर्स्ड टेक्निक के सिर्फ अपनी हिम्मत को दाम पर कर्स के सामना करता रहता है। कर्स अचानक अपने हाथ में जलती हुई कर्स एनर्जी गमा करता है और आग जैसा जबरदस्त धमाका यूजी पर छोड़ देता है। आगे से पल वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर यूजी क्रीने पर इतना ताकतवर पंच मारता है कि यूजी हवानी में उछलकर दूर दीवार से दा टकराता है। कर्स उस पे दोबारा कुचलने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यूजी पूरी ताकत से उसका वार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म जवाब देने लगता है। दर्द से तड़पते हुए वो सोचता है, ये दर्द, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना, मुझे भागना नहीं है। अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या मेरी वैसे होगी जैसी मेशुथा था? नहीं, मुझे दूसरों को करनी है। इसी दौरान नोबारा भी नीचे अकेली लड़ रही होती है। वो कर्स को देखकर सीजट कर कहती है, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया है, अब प्रॉपर पड्डे को ही छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही कर्स उस पर झपटा है, उसी वक्त मेगुमी वक्त पर पहुंचकर अपनी शिकिगामी की मदद से नोबारा को बचा लेता है और फौरन कहता है, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। नोबारा, जो मेगुमी के शिकिगामी मेंढक के ऊपर होती है, गुस्से से कहती है, तुम जानते हो ना मुझे मेंढकों से कितनी नफरत है। मेगुमी सीधा जवाब देता है, तो इसमें मैं क्या करूं? और उधर खून में लथपथ यूजी जमीन पर पड़ा सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, मुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितना कमजोर हूँ। यूजी जमीन पर खून में लथपथ पड़ा होता है, उसका एक हाथ कट चुका होता है और पूरा जिस्म दर्द से भर चुका होता है। वो टूट चुका होता है और दिल ही दिल में सोचता है, मुझे लगता था मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे लगता था मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी मौत का तरीका खुद चूज सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं मारना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लगता है आज मेरी मौत पक्की है। फिर उसे गोजो की बातें याद आती हैं और वो समझने लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स अक्सर मारते वक्त किसी न किसी बात का पछतावा लेकर जाते हैं। यूजी अपने दिल में कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत भी बेकार हो। अगर शाप इंसानों के नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं तो मुझे भी अपना डर, गुस्सा और पछतावा ताकत में बदलना होगा। इतना सोचते ही यूजी अपनी बची हुई हिम्मत जमा करता है और पूरी ताकत के साथ स्पेशल ग्रेड कर्स पर टूट पड़ता है। वो एक के बाद एक मुक्के मारता है, लेकिन कर्स आसानी से उसके हमले रोक देता है।
यूजी फिर से उसके सामने बेबस नजर आने लगता है। उसी वक्त दूर से एक आवाज सुनाई देती है। ये मेगुमी का सिग्नल होता है जो बता रहा होता है कि नोबारा को लेकर वो बिल्डिंग से बाहर निकल चुका है। सिग्नल मिलते ही यूजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये मेगुमी का सिग्नल है। अब यूजी बिना किसी हिचकिचाहट के सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है। अगले ही पल यूजी की आंखें और चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और रियोमिन सुकुना बाहर आ जाता है। सुकुना बाहर आते ही हंसने लगता है और कहता है, ये लड़का मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, कितना बेवकूफ है। वो कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुरार कर कहता है, अगर मैं इसे ही मारने की कोशिश करूंगा तो ये फिर से बॉडी का कंट्रोल ले लेगा। इसे सबसे ज्यादा दर्द तब होगा जब मैं इसके दोस्तों को मारूंगा। ये कहकर सुकुना कर्ज से कहता है, चलो पहले उन बच्चों को मारते हैं, मेरे पीछे आओ। लेकिन कर्ज बिना सोचे समझे सीधा सुकुना पर हमला कर देता है। जैसे ही वो अपना वार करता है, सुकुना सिर्फ एक हाथ से उसका हमला आसानी से रोक लेता है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, मैंने तो यूजी का कटा हुआ हाथ भी ठीक कर दिया। इसके बाद सुकुना कर्ज की तरफ देखकर कहता है, मुझे बाहर की दुनिया में घूमना पसंद नहीं। शापित आत्माओं को वही रहना चाहिए जहां उनका जन्म हुआ हो। अगले ही पल वो इतनी तेज रफ्तार से कर्ज के सामने पहुंचता है कि कर्ज को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। सुकुना एक ही पल में उसका हाथ काट देता है और ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शापित आत्मा हो या इंसान, लड़ने के लिए हाथ बहुत जरूरी होते हैं। कर्ज दर्द से चीखने लगता है, लेकिन सुकुना उसके साथ बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह खेलना शुरू कर देता है। कभी उसके हमले आसानी से बच जाता है, कभी उसके जिस्म को चीर देता है और कभी उसे इतनी बुरी तरह पीटा है कि कर्ज को समझ ही नहीं आता कि उसके सामने खड़ा कौन है। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर के बाहर मेगुमी इजीची से कहता है, प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का पूरा इलाका तुरंत खाली करवा दीजिए। इजीची हैरानी से पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? मेगुमी जवाब देता है, मैं यहीं रुककर यूजी के वापस आने का इंतजार करूंगा। इजीची कहता है, ठीक है, मैं नोबारा को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ और फिर वापस आकर तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन मेगुमी फौरन मना कर देता है और कहता है, नहीं, आपके वापस आने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सस्पेक्टेड का मदद करनी है तो जुजुत्सु हाई को कैरगिवर्स दे दीजिए और किसी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर को यहाँ भेजने को कहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई अवेलेबल होगा। इजीची सिर्फ इतना कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो नोबारा को लेकर वहां से निकल जाता है। मेगुमी अकेला खड़ा डिटेंशन सेंटर की तरफ देखता रहता है और बुलीदी दिल में सोचता है, अगर सुकुना ने यूजी की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो मैं नहीं चाहता कि यूजी मारे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मुझे खुद उसकी दान लेनी होगी। यूजी की बॉडी पर कब्जा करने के बाद सुकुना आराम से स्पेशल ग्रेड कर्ज के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हे, एक बात बताऊं, इस दुनिया में हम दोनों को स्पेशल ग्रेड कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि हम दोनों एक ही लेवल के हैं। फिर वो हल्का सा हंस कर कहता है, कोशिश पूरी नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ नाम के स्पेशल ग्रेड हो। कर्ज गुस्से में आकर अपने दांत दिखाते हुए सुकुना पर घुरता है। सुकुना उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे इतनी बत्ती सी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ भी कर दूं क्या? फिर वो संजीदा होकर समझाता है कि इंसानों के लिए रिवर्स कर्ज टेक्निक से अपने जिस्म को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम जैसे कर्ज स्पिरिट्स के लिए अपना जिस्म दोबारा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ पाए हो कि असल कर्ज एनर्जी और असली जुजुत्सु होता क्या है। ये कहकर सुकुना के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु कैसा होता है। अगले ही पल सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन मैलेवोलेंट श्राइन एक्टिवेट कर देता है। अचानक पूरा इलाका उसके डोमेन में तब्दील हो जाता है और कर्ज को संभालने का एक पल भी नहीं मिलता। डोमेन के अंदर हर तरफ से अनदेखे और बेहद तेज काटने वाले वार उस कर्ज के जिस्म पर गिरने लगते हैं। एक ही लम्हे में उसका पूरा जिस्म अनेक टुकड़ों में कट जाता है। सुकुना आराम से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो इतने कमजोर निकले कि एक ही पल में बिखार गए। इसके बाद वो कर्ज के पास मौजूद सुकुना की एक फिंगर उठाता है और कहता है, और हाँ, ये चीज भी तुम्हारे पास थी, अब इसे मैं रख लेता हूँ। इतना कहकर सुकुना मुस्कुरा कर बोलता है, खेल खत्म,
फिर वो यूजी को अंदर से आवाज लगाता है, अबे ओ गधे, अगर बाहर आना है तो आजा। लेकिन यूजी फौरन बॉडी का कंट्रोल वापस नहीं लेता। सुकुना हैरानी से कहता है, क्या हुआ, बेवकूफ बन गया क्या? और फिर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उससे मजा आ रहा होता है कि यूजी उसकी बॉडी तुरंत वापस नहीं ले पा रहा। इसके बाद हमें अगले एपिसोड की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। आईजीची फोन पर किसी से बहुत अदब से बात करते हुए कहता है, जी ठीक है, मैं सब समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फोन रखने के बाद सब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? नुबारा हंसी रोक कर कहती है, क्या आप फोन पर बात करते वक्त भी झुककर सलाम करते हैं? आईजीची शर्माते हुए जवाब देता है, हाँ, बात करते करते मैं इतना खो जाता हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि सामने कोई खड़ा नहीं है। नुबारा फौरन मजाक में कहती है, मैं भी समझ सकती हूँ, जब मैं अपने हाथ और पैरों के बाल साफ करती हूँ तो इतनी खो जाती हूँ कि गर्दन तक अकड़ जाती है। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि उसकी मिसाल बिल्कुल अलग थी। फिर आईजीची मेगुमी से पूछता है, तुम फोन पर बात करते वक्त हमेशा इतने चिढ़े हुए क्यों लगते हो? मेगुमी सीधा जवाब देता है, मुझे फोन से नहीं, गोजो सर की बातों से चिढ़ होती है। इसके बाद नुबारा यूजी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, और यूजी, तुम तो फोन पर बात करते करते पता नहीं कहाँ चल देते हो। आखिर में आईजीची मुस्कुराकर सबसे एक अजीब सा सवाल पूछता है, अच्छा बताओ, क्या तुम लोग फोन को कंधे और कान के बीच दबाकर बात कर सकते हो? और इसी मजेदार सीन के साथ जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 4 यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और मिलते हैं अगले एपिसोड की जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ।